आपसे बात करेंगे अधिगम के अवस्थाओं की। किसकी? अधिगम के अवस्थाओं की। फिर हम आपसे बात करेंगे अधिगम के स्तर की। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अधिगम के पठार की। फिर हम बात करेंगे आपसे अधिगम के वक्र की। फिर हम आपसे बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण की। किसकी बात करेंगे? स्थानांतरण की। फिर हम बात करेंगे आपसे अधिगम के प्रकार की। फिर हम आपसे बात करेंगे प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले कारक। तो ये 10 हेडिंग हमको कंप्लीट करनी है। इस टॉपिक में मैं आपको ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूं कि इतनी बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें से कितनी बातों को हम पढ़ चुके हैं उसको भी टिक कर लेते हैं। हम लोगों ने सूत्र पढ़ लिया है, हम लोगों ने तत्व पढ़ लिया है, हम लोग सिद्धांत में 3 को पढ़ चुके हैं। यानी आज हमको 7 पढ़ने हैं, 7 के नाम लिखने हैं और किसने दिया वो करना है। डन। 3 कौन कौन से पढ़ चुके हैं? आ जाइए। हाँ, ले आए, पियोगे? पानी क्या दिक्कत, लो। अरे पी लो, बैठे बैठे जाओ, नहीं डिस्टर्ब होगा। हम लोग, अरे एक बोतल मेरे पास है, मैं लिटरली कर रहा हूँ, क्यों करते हो आप? चलिए, पावलाव के बाद तुम लोग किसी दिन मुझे फंसा के तब मानोगे। मैं स्वीटनेस से मार के निकलता हूँ, अब तुम लोग हंसने लगते हो, है ना। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक बताना बिटिया जहां भूलेंगे। नेक्स्ट, अभी हमको जो 7 बच्चे हैं इनके नाम लिखने हैं और किसने दिया वो लिखना है। चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए, अधिगम के कुछ अन्य सिद्धांत। अधिगम के कुछ अन्य सिद्धांत। अधिगम के कुछ अन्य सिद्धांत। कल के बाद से आगे बढ़ना है और आपको लिखना है अधिगम के कुछ सिद्धांत। बोले? तीन तो लिख ही चुके थे, लेकिन फिर से हमको लिखना है। कैसे लिखना है सर? नए पेज में एक तरफ आप ऐसे लिखिए सिद्धांत, और एक तरफ आप लिखिए प्रवर्तक या फाउंडर। इस तरफ क्या लिखिए? प्रवर्तक या फाउंडर। सबसे पहला आपको क्या लिखना है? शास्त्रीय अनुबंधन। सबसे पहला क्या लिखना है? शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए, मैं यहाँ अन्य नाम नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह कम है, तो अन्य नाम तो आप जानते हो ना, प्रत्यानुकूलित, अनुबंधन, ऐसे करके कई नाम हैं इसके, हैं एस थ्योरी। अन्य नाम पे भी आप काम करिएगा, अन्य नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि किसी भी सिद्धांत के अन्य नाम उतने ही मायने रखते हैं जितने की ओरिजिनल। तो इसलिए आप बेहतरीन तरीके से थ्योरी तो समझ गए हो, अब आपको करना क्या है? अन्य नाम आपका होमवर्क है, तो बैठ के देखा करिए कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। डन। सर, अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, इवान पावलोव। ठीक है। दो इसकी क्लासिकल कंडीशनड, जगह कम है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखते चलना। क्लासिकल कंडीशनड। नंबर 2, चले, ऑपरेंट बिहेवियर, क्रिया प्रसूत। इसी को सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत अधिगम का किसने दिया? स्किनर ने।
इसको बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। हाँ, स्किनर। जो तीसरा है वो कौन है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि। आपको पता होना चाहिए कि प्रयास एवं त्रुटि को चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो लिख लेना कहीं। इसी को क्या कहते हैं? चयन एवं संबंधवाद एवं संबंधवाद का सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा। डन। अब आगे बढ़िए। स्किनर का हो गया। हाँ, सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण या प्रबलन, जो भी आप लिख लीजिए। प्रबलन, प्रबलन का सिद्धांत। नाम लिख दे। नाम में क्या लिखना है यहां? थॉर्नडाइक। और प्रबलन में क्या लिखना है? हल। प्रबलन में क्या लिखना है? हल। ठीक है सर। रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट, सूझ का सिद्धांत। सूझ, अब बार बार पेन नहीं बदलूंगा। सूझ का सिद्धांत कोहलर। इसका पूरा नाम कोई बताएगा मुझे? कोहलर का। वुल्फ गंग। हाँ, नेक्स्ट। सूझ को कहते हैं इनसाइड थ्योरी। INSIGST, इनसाइड थ्योरी। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम का आप सब में लगा ले लीजिएगा या समझ जाना, अंडरस्टूड रहेगा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, अधिगम के सूझ का सिद्धांत, ऐसे। क्षेत्र सिद्धांत है कुर्ट लेविन। हाँ, कुर्ट बोलो, कर्ट बोलो, शर्ट बोलो, तुम्हारी इच्छा। मैं जो बोलूंगा वो शुद्ध होगा, हो सकता है मेरे हिसाब से। कुर्ट लेविन। फिर है, एक व्यक्ति ने अपने ही नाम पे रख दिया। अच्छा, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा। डन। नेक्स्ट, गैने सोपान सिद्धांत। अधिगम का सोपान सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गैने। आर गैने। डन। चिन्ह सिद्धांत टॉलमैन। चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन। चले, ठीक है। इतने पढ़िए आप, इतने याद करिए, फिर बात करते हैं। चलिए, 1 मिनट का समय दीजिए और इसको आप याद करोगे, रटोगे कि समझोगे? समझना है ताकि आप भूलो ना नहीं कभी। अच्छा, एक बार बताओ मुझे। हाँ देखो, हाँ सोपान, हायरार्की। सोपान को क्या बोलते हैं? हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की। चलें आगे बढ़ें। एक बार बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन लो और सबसे ऊपर दीवार पे चिन्ह कौन लगा सकता है? सबसे ऊपर, जो सबसे लंबा हो। और लंबे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉल। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग एकदम पान उन खाए, बुलेट लिए, बंदूक बंदूक पीछे खोसे। बंदूक को क्या बोलते हैं? गन। और पान, सोपान से गहने। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, सीधा सीधा बताओ। जो
भटूरा मिलता है वो समाज में मिलता है कि और कहीं? समाज में ही मिलता है ना। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भंडोरा। देखो इससे कुछ होगा नहीं, आपके मेंटेन रहेगा दिमाग, आपके दिमाग में मेंटेन रहेगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, कि भारत में कितने गवर्नर जनरल आए या वायसराय, एक लंबी लिस्ट है 50 लोगों की, लेकिन आप मेरे साथ अगर आधे घंटे बैठ जाओ तो आपको पूरा याद हो जाए। मतलब उन 50 व्यक्तियों का नाम ऐसे याद करोगे जैसे तुम्हारे अपने घर के लोगों का नाम नहीं याद होगा तुम्हें। तो हर चीज को आसान बनाना ही टीचर का काम है। बाकी ये कोई सैद्धांतिक चीज थोड़ी ना बता रहे हैं, इसको तुम समझ जाओ, ठीक है। एक कुर्ट लेविन नाम का आदमी था जो किसी क्षेत्र में रहता था। कुर्ट लेविन नाम का कोई आदमी था जो किसी क्षेत्र में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल कई तरीके हैं, अपनी अपनी सोच है। अपनी अपनी सोच है, उससे भी बुरा याद कर सकते हैं। हैं, बताएंगे कभी हैं आफ्टर रिमूविंग दिस। नेक्स्ट क्या है? शूज, कोहलर, शूज का सिद्धांत तो कोहलर। एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो तो तुम क्या चाहते हो? हल। इसी प्रॉब्लम के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? हल। इसी प्रॉब्लम के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? हल, ठीक है। ओके, प्रयास एवं त्रुटि पढ़े ही हो, क्रिया प्रसूत और शास्त्रीय अनुबंधन। मैक्सिमम तुम्हें इस तरीके से अगर आप घर पे जाके दोहराओ, चयन एवं संबंधवाद, अन्य नाम पे आपको काम करना है। मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या होमवर्क दूंगा सर? उसको बता दीजिए। आपको नहीं, वो तो होमवर्क था ही, दूसरा होमवर्क है जो इसके सामने लिखना है। ये ग्राफ आपको घर पे जाके बनाना है और इसके सामने क्या लिखना है आपको मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहली बात, इन सभी लोगों की एक एक किताब का नाम, नंबर 1, ठीक है। जैसे एक मुझे याद है, सोपान सिद्धांत रॉबर्ट गैनी ने किसमें दिया? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में, ठीक है। तो ऐसे सबके कोई ना कोई बुक्स हैं जिनमें ये सिद्धांत दिया है। फिर वो ये रहने वाले कहाँ के थे? बस ये छोटे काम करो, बस आप बड़े काम मेरे पे छोड़ दो, आप छोटे छोटे काम करो, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अंजलि, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है। बुक्स नेम सबके एक एक, फेमस बुक नेम ऑफ कर्ट लेविन, फेमस बुक नेम ऑफ गहने। खाली बैठोगे तो क्या करोगे घर पे? यही काम करो। किस देश के रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे, वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, और लिख लो, ब्रूनर का लिख लो, इसी में आ जाएंगे सिद्धांत में, ठीक है। और आप रोजर्स का लिख लो, ठीक है। खूब लिख सकते हो आप, हमने 10 कहा था, आप 15 लिख सकते हो, बहुत दिए गए हैं। एरिक्सन का है सिद्धांत, एरिक्सन का भी तो उठ आता है। चलिए चले आगे बढ़े। क्या नहीं आता है? काहे का ये? वो क्या? हाँ, ये भी लिखना है, किस पेन से लिखे, किस पेन से लिखे थे, कब उसकी रिफिल खत्म हुई थी। पीएचडी करोगे ना तुम लोग? हम्म, हाँ, इसलिए कहा जाता है दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी रिफ्लेक्शन होता है। आइए, डन।
सिद्धांत हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अवस्थाओं की। आगे बढ़िए, अवस्थाओं पे आइए। बहुत छोटी सी बात है, अवस्थाएं। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तर अवस्था। ठीक, पश्च अवस्था भी इसको बोलते हैं। बैकवर्ड स्टेज, मिडिल स्टेज और इनिशिएटिव स्टेज, 3 होते हैं। होमवर्क किस में दिया जाएगा बताइए? होमवर्क किस में दिया जाता है? अधिगम की किस अवस्था में होमवर्क प्रदान किया जाता है? मूल्यांकन कब किया जाता है? बहुत बेहतरीन टॉपिक है और जिसको जिसको पढ़ाता हूं ये मूल्यांकन कभी भूलता उलता नहीं है। बहुत बेहतरीन टॉपिक। मूल्यांकन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मापन और मूल्यांकन। तो मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। अब सुनो, क्लास में आने से पहले जो भी तैयारी होती है, बिफोर कमिंग इन द क्लास, वो सब क्या है? अधिगम की प्रारंभिक अवस्था। क्लास में जब हम अंदर आ जाएं, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये सब मध्य अवस्था में चल रहा है। सर, सबसे अंतिम अवस्था होती है तीसरी। तीसरी में हम आपको होमवर्क दे देते हैं और बच्चों से प्रश्न अपने ऊपर ले जाके मत सोचना, तुमको तो हम होमवर्क बीच में दे देते हैं। छोटे बच्चों के हिसाब से आपको सोचना है। तो छोटे बच्चों के हिसाब से पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आज हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पे आप बच्चों को जाकर के समझाते हो, पढ़ाते हो, और तीसरे नंबर पे आप बच्चों को होमवर्क देते हो और बच्चों से हाँ ना करवाते हो कि जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया वो आपको आया कि नहीं। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि मूल्यांकन किसका भाग होता है। अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब किस पे आएंगे हम लोग? स्तर पे। देखिए, इसी पे तो आएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है कोर्स, अब जो था वो खत्म, अब खींच के चलना है। और हो सकता है आज ही में जो है मतलब कंप्लीट कर दूं, मैं भी कर दूंगा। बस 2-2 मिनट का सब कुछ है बस। लेकिन नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये भी नहीं पता, अगर मैं ना ही बताता कि मूल्यांकन किसका हिस्सा है, तो शायद आपको एग्जाम में बैठने में प्रॉब्लम होती और बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछता जो आप ना कर पाते। ठीक है भैया, तो कोई भी नॉलेज आपको छोटा नहीं लगना चाहिए। एक एक बात, पॉइंट नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। एक अच्छे क्रिकेटर को आप देखिए, एक एक रन लेता है, एक एक रन कलेक्ट करता है, एक एक रन। आप इमेजिन करो कि अगर आपके मोबाइल में 249 रुपए हो या 248 रुपए या 348 रुपए और रिचार्ज होना है 349 का, और बड़ा सा मैसेज लिखो कि अंबानी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 रुपए के लिए आप मान जाइए, क्या वो रिचार्ज सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। उस दिन आपको समझ में आता है कि जो हमने 1 रुपए ज्यादा पेमेंट किए थे किसी को, 49 हुआ, तो बड़े दिलदार आदमी थे, अकबर आया था मेरे सर पे, मैंने कहा तुम्हें 50 रुपए सीधे सीधे कर देते हैं। उस दिन तुम्हें पता चलेगा जिस दिन रात भर तुम बिना बात किए रह जाओगे, क्योंकि रिचार्ज है नहीं। उस दिन तुम्हें दर्द समझ में आएगा। और भाई, गरीबी में मोहब्बत तो भुगतोगे तो है ही। मोहब्बत बहुत बड़े लेवल की चीज होती है, जब एकदम गाड़ी हो, पैसे हो, तब। उधर से तो तुम महागरीबी, इधर गरीबी, दोनों मिलके ओजोन लेयर बना दिए हैं। उधर से O2, इधर से O, दोनों मिलके छोड़ दो। अभी भी मैं बता रहा हूँ, गरीबी वाली मोहब्बत छोड़ दो, वरना भुगतने के अलावा, रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। करो तो अमीरी वाली। तुम्हारे पास हिम्मत हो कि 10,000
20,000 की घड़ी तुरंत ले लो, 10,000 20,000 जूते ले लो। अब एक होता है त्याग वाली मोहब्बत कि 20,000 कमाते हैं, सैलरी आई तो तुमको जूता दिला दी, अब पूरे महीना पोहा खाने मन है, पैसे नहीं है, इसको भी मत करना, पहली वाली कर लेना, ये और बुरी है। जिस दिन वो गवर्नमेंट वाले के साथ जाएगी ना, तुम सुसाइड कर दोगे। दो, तीसरी करना, पहले बैंक बैलेंस बना लेना, 10-5 लाख 20 लाख, फिर तुम घूमना, देखना कितना तुम खुशी रहोगे, देखना तुम कितना सिस्टम अच्छा रहेगा, जो खाने का मन हो, जहां घूमने का मन हो। यहाँ अजीब चल रहा है सर, खाली ताजमहल बनवाने की सोच रहे हो बस, न जमीन है, न संगमरमर की इतना बड़ा टुकड़ा है तुम्हारे पास। केवल तुम डिस्टर्ब हुए बैठे हो बस। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। ILL, मेन मेन चीजों की स्पेलिंग याद किया, ILLUSI, मोह माया। और ये मोह माया तब तक रहती है जब तक तुम फॉर्म भर सकते यूपी में, अंतिम डेट है फॉर्म भरने की 40 के बाद ही मोह माया। अब तुम सोचते हो कि कहीं कोई योजना आए, यूपी टेट फॉर्म भरने की डेट है 45 साल हो जाए, रियल जियो, अभी से 20-25 साल से रियल जियो, जिसके साथ रहो जीवन भर रहो, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ हमारे लैला मजनू। गाना गाओ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने हुए हैं, और उधर से पत्थर चल रहा हो, हैं? सलाह मैं सुनता हूं जब, कि हम लोग भाग के शादी कर लेंगे, हैं? जहांगीर हो जाओगे, हुमायूं हो जाओगे, लड़कते लुढ़कते मर जाओगे। बैठ के तो गवर्नमेंट जॉब पा नहीं रहे हो, भाग के गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे तुम। इतनी हिम्मती हो, टैलेंट दिखाओ, इंग्लिश में हमसे बात करके दिखाओ, संविधान पूरा तैयार करके दिखाओ, हिस्ट्री पूरा तैयार करके दिखाओ, तो तुम्हारा IQ बढ़े। कुछ तुम दुनिया 4 बार में लिखते हो, कुछ तुम दुनिया नहीं, गलत, फिर लिखवाया कुछ तुम दुनिया, फिर गलत, फिर हमने बीच में बोल दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं गुरुजी। कहीं लिखवा लिया इंस्टीट्यूट हिंदी में, तो पूरा पन्ना फाड़ दिए मैडम। 5 पन्ना ले चुकी हैं इंस्टीट्यूट लिखने के लिए, इंस्टीट्यूट नहीं लिख पा रही हैं। और बताओ, तो कम से कम योग्यता रखो, ज्ञान रखो, तो तुम बनो प्यार मोहब्बत वाले। बिल्कुल जड़ता गंवार, भारत की राजधानी बिहार। बर्बाद होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास, लिख कर रख लेना, दोनों को बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम किस पे आएंगे, स्तर पे। 3 स्तर हैं, जैसे मैं देखता हूं अक्सर, ठीक है, मेरे दिमाग में अक्सर ये चलता रहता है, मैं देखता हूं तो मेरे दिमाग, देखो मैं तुम्हें बहुत पहले अपना परिचय बता दे रहा हूं कि एक बार चील की निगाह चूक सकती है, लेकिन मेरी नहीं। एक बार कान सबका धोखा खा सकता है, मेरा नहीं। मतलब 5 डेसिबल 10 डेसिबल तक शेर सुनता है, मैं -10 तक सुन सकता हूं। इस बात को रखे रहना है। और तुम्हारी नजरें पढ़ना मुझे आता है, बिल्कुल एकदम तुम चैतन्य होकर बैठना मेरे सामने, और ये तुम सोचना ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो मैं देख नहीं रहा हूं। अब जो जो कर रहा था, अब वो बहुत अच्छे से समझ जाए, क्योंकि मैं इस नदी को, इस दुनिया को आज से 10 साल पहले पार करके आया हूं, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि कहीं नाव टकरा रही होगी तो हमको दिख नहीं रहा है। जहां नाव आपस में टकरा रही है, वो पानी में ही हूं जहां तुम टकरा रहे हो, ठीक है। इसलिए बिल्कुल होश में बैठो क्लास में, ठीक। आइए लिखिए, अधिगम के स्तर। अधिगम के 3 स्तर होते हैं, अधिगम के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति, हाँ, स्मृति,
अवबोध और चिंतन। स्मृति को बोलेंगे मेमोरी, बोध को बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग, और चिंतन को बोलेंगे रिफ्लेक्टिव। जो लोग इंग्लिश लिखना चाहें वो लिख लें, जो लोग हिंदी रहे वो हिंदी रहे। हाँ, रिफ्लेक्टिव। स्मृति के सामने लिखिए निम्न स्तर, सबसे निम्न स्तर। चिंतन के सामने लिखिए उच्च स्तर। डन। स्मृति के जो स्मृति है इसको हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट ने। स्मृति को किसने दिया था? हर्बर्ट ने। अवबोध को दिया था मॉरिसन ने। किसने दिया था? यही प्रश्न आया है, हूबहू यही प्रश्न आया है कि स्मृति का अवबोध चिंतन किसने दिया, स्तर किसने बताया? मॉरिसन ने। और हंट ने बताया ये तीसरा। बस अब समझ लो क्या होता है ये, लिखे हो तो समझ भी लो कि आप शुरुआत में जो कुछ भी याद करते हो वो सोच के या चिंतन करके नहीं याद करते हो, समझ के नहीं याद करते हो, केवल रटते हो। तो स्मृति का मतलब होता है रटना। हमारे जीवन में अधिगम की शुरुआत किससे होती है? रटने से। अवबोध का मतलब होता है समझना, ठीक है। और चिंतन का मतलब होता है सोचना या तर्क करना, सोचना या तर्क करना। तो आज हम कैसे सीखते हैं? सोच करके, तर्क करके। जो मैं पढ़ाता हूं उसको आप देखते हो कि अच्छा हाँ ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था, पावलोव ने ये किया था, स्किनर ने ये किया था। आप क्या करते हो? चिंतन। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अधिगम के पठार की। चलें आगे बढ़े। इनको छोटे क्वेश्चन ना समझना, यही 89 दिलाते हैं। जैसे तुम पाने वाले होंगे 90, और सीडीपी में 30वां क्वेश्चन आएगा स्मृति के, सॉरी, अधिगम के चिंतन स्तर के जनक हैं। अब तुम जाने वाले हो, बिल्कुल पेपर कर चुके हो, एकदम तुम्हें पता है कि हम क्वेश्चन करके निकल रहे हैं। दिया है हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, इसमें से कोई नहीं। और तुमने लगाया हर्बर्ट, और यहीं से तुम हंटर बन गए। लगाना क्या था? हंट। आपने क्या लगाया? हर्बर्ट। तो कम से कम आपको इतना तो पता हो कि कहाँ हर्बर्ट है, कहाँ मॉरिसन है, और कहाँ हंट है। जैसे अवबोध में कितने लेटर, मॉरिसन में कितने लेटर, बताइए। अवबोध में कितने लेटर, और मॉरिसन में, स्मृति में कितने, हर्बर्ट में कितने, चिंतन में कितने, और हंट में कितने? कैसे बोल सकते हो तुम? 3 3 4 4 2 4, 3 3, स्मृति, हर्बर्ट, 4 4, यहां 4 है। अब तो नहीं भूलोगे, याद रहेगा ना। और अगर अभी भी भूल जाना तो मेरे साथ प्रयागराज चलना, वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। वहां सारी नोट्स लेके चलना अपनी। फिर वहां एक पंडित जी हैं प्रवाहित करवाते हैं, संस्कृताय स्वाहा, गणिताय स्वाहा, है ना। तो सब कॉपी तुम प्रवाहित कर देना। फिर कोई मतलब नहीं है, जब इतने में भी तुम नहीं सीख पाओगे तो फिर छोड़ देना। अधिगम का पठार, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। हम लोग बचपन से कक्षा 5 6 हमेशा से पढ़ते आए हैं कि पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। ठीक है, यानी जब कोई चीज ऐसा लगातार उठती रहे तो ये पर्वत को दिखाती है। लेकिन अगर कोई चीज इस तरीके से सीधे चलने लगे, अच्छा तुम लोग कभी वहां गए हो हॉस्पिटल, हृदय डिपार्टमेंट में,
हार्ट डिपार्टमेंट में, तो वहां एक रेखा चलती है, वो जब तक चल रही है टेढ़ी मेढ़ी तब तक तुम जिंदा हो, और अगर वो सीधी हुई तो इसका मतलब अब काम खत्म। बात क्लियर है? जब तक तुम सीख रहे हो तब तक वाइब्रेशन होता रहता है, लेकिन जब तुम्हारे सीखने की गति बंद होती है तो तुम्हारे दिमाग में शून्यपन आ जाता है। यानी अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं तुम सुन भर रहे हो, दिमाग फुल हो चुका है। जैसे टंकी फुल हो जाने के बाद पानी बाहर गिरता है, वैसे ही आप सभी लोगों की एक कैपेसिटी है, और प्रत्येक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है। अब शिक्षक को ये बात समझनी पड़ेगी कि किस बच्चे की कितनी कैपेसिटी है। कैसे समझेगा सर? बातों से, उससे क्वेश्चन पूछ करके। और प्रत्येक बच्चे में अलग अलग समय में पठार उत्पन्न होता है। जैसे जड़ बुद्धि का कोई अगर बच्चा है 70 से कम, तो उसमें जल्दी पठार उत्पन्न हो जाता है। 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद दीवार में टकरा गया, लेट गया, सो गया। सामान्य बुद्धि का बच्चा है 90 से 110 के बीच में, 1 आध घंटे पढ़ेगा, 1.5 घंटे। प्रतिभाशाली है, 2-2.5 घंटे पढ़ के। तो पठार का मतलब होता है अधिगम की गति, जो सीखने की है उसका रुक सा जाना। क्या बोला मैंने? रुक जाना नहीं। हाँ, दोनों में अंतर है। रुक जाना मतलब रुक सा जाना, यानी एक सीधी लाइन बन जाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। डन। ये x हुआ, ये y हुआ, ये 0 हुआ। आप यहाँ से सीखना शुरू किए और यूं आए, मतलब 1-1.5 घंटे तक आपने बहुत तेजी से सीखा। बताइए, है ना? आपने जो भी पढ़ा 1-1.5 घंटे तक बहुत तेजी से सीखा। उसके बाद 1.5 घंटे बाद आपके सीखने की जो गति हुई वो क्या हो गई? सीधी। जबकि इसे जाना कैसे था? लेकिन ये कैसे हो गई? यानी जो 0 से a तक था ये तो सीखने की गति थी, लेकिन जो a से b तक है ये पठार है। सर प्रश्न ये है कि 2 चीजें हैं यहाँ, कि पठार उत्पन्न होने का कारण बता दीजिए और इसका निवारण बता दीजिए, तो ये बात हमें समझ में आ जाए। तो पठार उत्पन्न होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है समय। अगर आप विदाउट टाइम पढ़ते हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ये पठार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ज्यादा का टाइम टेबल बनाइए ही नहीं, आधे घंटे का बनाइए, 45 मिनट का बनाइए, बस, इससे ज्यादा नहीं। अभी फिलहाल जब आपकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा आप 2.5-3 घंटे का बनाइएगा। लेकिन कोई 2.5-3 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। जो बैठता है बैठने दीजिए उसको, वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? थकान, अगर आप कहीं से थके हुए हैं तो भी ये पठार बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। वातावरण, अगर फैन नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है, तो भी ये पठार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? विधि, आप किस विधि से पढ़ रहे हैं ये भी मायने रखता है। पता लगा आप बिल्कुल दामाद बने पढ़ रहे हैं, बेड पे ऐसे करके राजा दशरथ की तरह, पन्ना स्वयं पलट रहा है, हाँ तो स्तर हो गया, आगे बढ़ो, दोनों हाथ रजाई में। कुछ लोग बिल्कुल एकदम शायरी पढ़ते हैं, नोट्स ले लिए, दोनों पैर दीवार पे, अब पढ़ रहे हैं, 15 मिनट बाद पठार, कापी मुंह पे गिरी, वो बगल गिरे, दोनों टांगे इधर गिरी। सुबह पता चला कि स्मृति का जो लेवल है वो चुड़र मुड़ गया है, आपकी नोट्स बिल्कुल एकदम मरणावस्था में पहुंच गई, एक आध पन्ने तो निकल भी गए। विधि सर, कैसे पढ़ते हो? टेबल पे, कुर्सी पे, बेड पे, जमीन में झुक के, ये विधि बहुत मायने रखती है। और अगर आप टेबल कुर्सी पे पढ़ने वाले हैं तो ये पठार देर में उत्पन्न होगा।
अगर आप बेड पे पढ़ने वाले हैं, झुक के पढ़ने वाले हैं, तो ये पठार बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। तो विधि भी मायने रखती है। ओके, दूसरा चीज पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी बहुत मायने रखता है। अगर बहुत ज्यादा वाला है तो आप ऊब जाओगे, ठीक है। तीसरा चीज रुचि। अगर आपकी आज इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, तो फिर आप नहीं सीख सकते, ठीक है। ऐसे कई कारण मैं आपको बता सकता हूं जिसकी वजह से पठार उत्पन्न होता है। डन। सर इसका निवारण क्या है? कुछ नहीं। इसके निवारण में सबसे अच्छी चीज आती है, समय कम कर दीजिए। इसके निवारण में आता है अगर आपको नींद आ रही है तो 1 घंटे सो लीजिए, या कहीं से थके हैं पहले आराम फिर पढ़ाई। पहले आराम फिर पढ़ाई, बहुत अच्छा पढ़ोगे आप। अक्सर देखना शाम वाली क्लास में जो कोई बैठा होगा कभी, तो मैं सो के आता हूँ। मेरी आदत है कि मुझे अगर अच्छा पढ़ाना है तो मैं 2 घंटे सो के आऊँ, ठीक है। उधर मैं रात में ज़्यादा जग जाता हूँ तो बराबर हो जाता है। अब 2 घंटे सोने का मतलब है कि अगर मैं क्लास में खड़ा हूँ तो फिर डेमो नहीं, कोई भी बच्चा बैठा हो, अगर वो क्लास से निकल के ये कह दे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो उसी दिन से ये कलम में दोबारा नहीं पकड़ सकता। और अगर मैं दिन में थका हूँ, बिल्कुल खाया खाना-पीना खाया, नींद लगी, नहीं सोया, बिल्कुल एकदम इरिटेट हुआ हूँ और मैं क्लास में आ गया और आपने हमसे 2-3 बार पूछा, मैंने आपको अलग-अलग तरीके से बताया, क्योंकि हम अंदर से ही नहीं खुश हैं। इसलिए आराम, अधिगम के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आराम। जो बच्चा आराम कर कर के पढ़ेगा, वो बहुत आगे तक जाएगा। हार्ड वर्कर मत बनिए, स्मार्ट वर्क। मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 घंटे बैठ के मत पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन 2 घंटे जो पढ़िए वो पूरे दिन याद हो आप। आप बेटर हैं उस 6 घंटे वाले से, ठीक है भैया? तो आराम का सिद्धांत। आराम के बाद वातावरण। प्लीज़ आप वातावरण को अच्छा रखिए, ठंडा पानी रखिए अपने पास, एक फैन चलाइए, ठीक है? ज़्यादा शोरगुल वाले में कमरे में मत रहिए, खिड़कियाँ जहाँ हों ऑक्सीजन आता-जाता रहे वहाँ बैठिए, ठीक है? वातावरण बहुत मायने रखता है। विधि, मेथड, आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं कि लिख के पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी। आप केवल किताब पढ़ेंगे तो नींद आएगी, इससे अच्छा की पॉइंट्स लिखा करिए पढ़ते समय। हेडिंग, हेडिंग में की पॉइंट्स, फिर हेडिंग, हेडिंग की पॉइंट में ना कुछ शब्द जो आपको याद रख सकते हैं। डन। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अगर बहुत बड़ा है तो आप नोट्स बनाने का तरीका चेंज कर दीजिए। अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि चेंज योर सेल्फ, चेंज योर मेथड टू मेक द नोट्स। आप हमसे पूछोगे सर आप कैसे बनाते हो, तो मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि मैं A4 साइज का पेपर लाता हूँ और A4 साइज के पेपर में मैं 5-5 पेज स्टेपलर करता हूँ और मैं चैप्टर वाइज नोट्स बनाता हूँ। मुझे जिस चैप्टर को पढ़ना है मैंने केवल उसको निकाला बस। पढ़ना हमको केवल 1857 की क्रांति है, हम लिए बैठे हैं पूरा आधुनिक भारत। खाना जब आपको केवल रोटी ही है आज, तो पूरी थाली क्यों सजा रहे हो भाई? आप केवल रोटी सब्जी निकालो किचन से। आप कह रहे हो नहीं, नहीं पूरी थाली भरी रहे बस हम इसमें से रोटी खा लेंगे। बाकी क्या करोगे? क्यों भर ले आ रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अक्सर मैं देख रहा तुम हमारी नोट्स बनाने के तरीके से तुम बहुत हँसोगे। मैं बच्चों वाली कॉपी खरीदता हूँ, छुटकी, अच्छी क्वालिटी की लेता हूँ थोड़ा-सा। उसमें मैं 1 चैप्टर लिखता हूँ बस या 2 चैप्टर और ऊपर लिख देता हूँ कि ये 2 चैप्टर इसमें हैं। अब मुझे जो पढ़ना हुआ वही कॉपी मैंने निकाला। अब मुझे पता है कि इसको मैं फूँक दूँ तो उड़ जाए। इतना हल्का है ये सिलेबस कि मैं इसको 1 घंटे में दोहरा सकता हूँ। ये होती है साइकोलॉजी। जैसे पहले के लोग बैठा के खाना खिलाते थे तो ज़्यादा खर्चा होता था। कोई उठबो ही ना करे, देख खाया खाए, खाया खाए, 2 बार रसगुल्ला, फिर ये। अब कर दिए बफे सिस्टम, आओ खाओ। पहली बात तुमको बैठने नहीं देंगे, नंबर 1। दूसरी बात, एक बार में तुम सब देखो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब तुम्हारा देख के ही पेट भर जाएगा, खाने के बजाय। ऐसे ही तुम जब देख के ही भर लिए अपना पेट सिलेबस, तो फिर तुम पढ़ोगे क्या आप? इसलिए प्लीज़ आप एक-एक चैप्टर की नोट्स बनाइए। अच्छा बहुत
एक चैप्टर ना बनाइए तो 2-2 चैप्टर की बनाइए, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा मत उठाइए, जितना पढ़ना हो केवल उतना उठाइए। क्या ये बात समझ में आई आपको? विधि चेंज करिए, आपका अधिगम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं अक्सर देखता हूँ आप मोटी-मोटी कॉपियाँ लिए बैठे हो, मुझे लगता है कि क्यों? इतने का क्या काम है? आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने नोट्स को सँभाल के रखिए। इतने का काम क्या है जो आप पूरी कॉपी लेके आ रहे हो? ठीक है? ओके। सर रुचि, अगर रुचि नहीं है, तो आप अपने आप को समझाइए। अपने आप से पूछिए कि क्या करोगे? अगर नहीं पढ़ना है तो क्या करोगे? एक बात। दूसरी बात, अगर बहुत खाने की इच्छा नहीं है तो आधा खा लो, आधी रोटी खा लो। बहुत पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप केवल 10 प्रश्न कर लो बस। अंश से पूर्ण की ओर। आप छोटा-छोटा पढ़ते रहेंगे तो इंटरेस्ट आपका जगता रहेगा। आप कभी भी बड़ा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करिएगा। कभी भी ज़्यादा पढ़ने की मत सोचिएगा, सोचिए ही नहीं। आप ये सोचिए कि आज मुझे 7 बजे से 7:20 तक केवल सीडीपी पढ़ना है 20 मिनट, जितना पढ़ पाएँगे। आप मेरे नोट्स उठाइए, रिवीजन करके बैठ जाइए, बात खत्म 20 मिनट में। क्या टेंशन है आपको? भारतीय बच्चों की सबसे बड़ी पहचान, उतना पढ़ते नहीं जितना सोचते हैं। आज रात से पढ़ना है, दोपहर से सोच रहे हैं, और रात तक सोचें। रात में बना घर में दाल-चावल खाए, अब कल रात से पढ़ते हैं। तुरंत चेंज है। प्लीज़ छोटे क्वेश्चन 5, 10, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग बस, यही विद्यार्थी होता है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें जब बुखार होता है, तो डॉक्टर इकट्ठा दवा खाने के लिए कहता है कि थोड़ा-थोड़ा? देगा इकट्ठा, लेकिन कहेगा इसको 5 दिन तक खाइएगा। तुम कहो नहीं सर बुखार बहुत है, हम चाहते हैं पूरा खा लें। तो फिर दोबारा तुम्हें कभी बुखार होने का मौका, ये थ्योरी समझो ना। आप इतना-इतना पढ़ोगे तो ही एक दिन ठीक हो जाओगे। आप सोचोगे हम पूरा पढ़ लें, तो फिर आप निपट जाओगे यहाँ से। ठीक है? आइए, तो आपको कारण और निवारण समझ में आया? जैसे ही आपने निवारण किया, अब आप मान लीजिए थके हैं, आप 1 घंटे सो लिए, जैसे ही उठेंगे, तुरंत आपके सीखने की गति फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप पठार किसको कहोगे? आप पठार किसको कहोगे? बना लीजिए सब लोग। जी, ये तंदुरुस्ती उसको क्या कहते हैं? लर्निंग स्टेज, प्रारंभिक, ये मध्य, ये अंतिम। अभी वो कर्म में है। अभी आपको कर्म की बात आप पूछ रही हो। अभी इसके बाद वक्र पढ़ाएंगे ना, ठीक है? समझ में आया ना सबको? ठीक है। चले? इसमें लिखना क्या है? जल्दी करो, आज इसको पूरा करना है चैप्टर। एग्जाम में ऐसे देता है, फिर कहता है निम्नलिखित में से वक्र की स्थिति, पठार की स्थिति को पहचानिए। तो पठार की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक। चले आगे बढ़े। ठीक है। अब वक्र के बाद, सॉरी, पठार के बाद आता है कर्व, लर्निंग कर्व्स। हाँ, क्या फोटो? अच्छा ठीक है। वक्र, ठीक, क्या बोलते हैं? वक्र। वक्र को बोलते हैं कर्व, ठीक है? और जो कर्व होता है, वो एक ही होता है, उसको बांटा जाता है कई भागों में, ठीक है? जो कर्व होता है, वो एक ही होता है, लेकिन उसको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे एक कर्व मैं आपको बना के दिखाऊं, पहले मेन वाला। तो जो जो मेन वाला कर्व है,
0 से शुरू होगा, ये x, ये y, यहां आप समय लिख देना, यहां आप मात्रा लिख देना। लुक एट द बोर्ड, ये ऐसे मान लीजिए कि ये शुरू कहां से हुआ, जहां से आपने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, और ये गया कहां तक, ये। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या ये नीचे भी आएगा? यानी जो पीक पॉइंट है, वो ये है। यानी सीखने में जब आप बैठते हो पढ़ने, तो आप एक पीक पॉइंट तक पहुंचते हो। फिर उसके बाद ये स्वाभाविक है कि आपके सीखने की गति क्या होती है, कम होती है। जिस गति से आपने पढ़ने की मतलब क्रिया शुरू की थी, उस गति से खत्म नहीं करते हो, बिल्कुल स्लो मोशन में आके आप खत्म करते हो। तो हुआ क्या कि यहाँ 3 चीजें हैं, एक ये प्रारंभिक अवस्था, एक ये मध्य अवस्था, और एक ये अंतिम अवस्था। तो आप जितनी तेजी से प्रारंभिक अवस्था में चढ़े सीखते समय, क्या आप उतनी ही तेजी से यहाँ हो? अप डाउन हो गए ना हल्का सा। और तीसरी अवस्था आते तक सीखने की गति बिल्कुल। तो आपसे पूछता है कि सीखने की गति सबसे तेज कब होती है? प्रारंभिक। और ये कब? मध्य। और ये कब? अंतिम। तो सबसे स्लो कब होगी? ऐसे लिख दो ना, ए बी सी। और सबसे तेज कब होगी? मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ा, मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूं। मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ा, आप शुरू के 1 घंटे आपने बहुत तेजी से सीखा। अब 1 से 1.5 घंटे तक आप सीखे, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन जो लास्ट का आधा घंटा होगा, उसमें आप जितना पढ़ोगे उसका 10% ही सीख पाओगे। शुरू में आप जितना पढ़े 100% सीखे, 90% सीखे। बीच में आप जितना पढ़े वहां 50-50 का मामला हो गया। अंतिम में आप जो भी पढ़ोगे तो 10%। इसलिए सरल सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना चाहिए। इसलिए पेपर जब आप करने जाइए यूपी टेट सी टेट का, तो आप इस इस वक्र को फॉलो करिए, क्योंकि आप बैठते हो तो आपका दिमाग एक्टिव होता है, और एक्टिवनेस में गलतियां कम होती हैं। अक्सर गलतियां लास्ट अटेम्प्ट में होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो तुम लोग सीडीपी अंतिम में करना। क्यों अंतिम में करना? इजी है, आप समझ रहे हो, ठीक है। और आप स्टार्टिंग में जिसको आपको लगेगा कि हमारे लिए टफ, अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए सीडीपी टफ हो सकती है, तो आप शुरू में उसको अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन सीमा ध्यान रख। सीमा क्या है? आधे घंटे। बहुत गए तो 35 मिनट। 35 मिनट बाद उस पार्ट को छोड़ दीजिएगा आप, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि एक के चक्कर में सबका नुकसान हो तो ये ठीक नहीं है। ईवीएस के लिए 30-35 मिनट है तो है। आप घड़ी रखिए सामने और तेजी से करिए। इसमें अभ्यास बहुत मायने रखता है थॉर्नडाइक का। अगर आप उस पेपर को देने से पहले 25 पेपर यहाँ देके गए हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां अच्छा करेंगे। अगर आप यहाँ एक भी पेपर नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उसी पेपर में बैठ गए हैं, तो ठीक नहीं है फिर। तो फिर थोड़ा सा ये आपके लिए अनुभव की कमी है, और सफलता ज्ञान और अनुभव दोनों से मिलती है। ज्ञानी लोग कभी सफल नहीं होते। ज्ञान प्लस अनुभव, यानी आप परीक्षा के 10 दिन पहले सब कुछ तैयार कर लीजिए। लास्ट के 10 दिन 7 दिन आप तो रिवीजन करिए, खुश होकर घूमिए टहलिए। आप लास्ट के दिन ही प्रेशर में आ जाते हो, जो गलत है। अब प्रेशर में वही आता है जिसकी तैयारी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो मेन वाला हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अधिगम के 4 वक्र बनते हैं, एक ए, एक बी, एक सी, और एक डी। डन। सबसे पहला वक्र जो बनता है वो उन्नति का बनता है, कॉन्वेक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ऊपर, ठीक है। जो दूसरा बनता है वो, नहीं नहीं, कॉनकेव, हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव, यानी उन्नति नहीं, हिंदी में बोलते हैं नतोदर, जिसमें सीखने की गति, देखो इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे ना तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो ये किस फॉर्म में आ गया? देखो जो मैंने बनाया है
यहाँ से अगर कट करके यहाँ तक देखें तो ये वही वाला है जो अंतिम में बनेगा। ठीक है, तो नतोदर हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित, इसी को कहते हैं एस वक्र। ये आया हुआ प्रश्न है, इसी को कहते हैं मिश्रित या एस वक्र। ठीक है, एक होता है सरल रेखी। क्या होता है? जो संभव नहीं होता। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 घंटे पढ़े और लगातार सीखता ही रहे? होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते, लेकिन बहुत कम। इसलिए हमने वक्र तो बना दिया है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। सरल रेखा में सीखते चले जाना 2 घंटे 2.5 घंटे तक में भी हो सकता है। ठीक है, जो भी होते हों, ये 4 आप बना लिए। पहले में लिखिए उन्नति वक्र, उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। फिर लिखिए कॉनकेव, इसको बोलते हैं, कुछ और नाम मैं बता दे रहा हूं, रेखीय त्वरण वक्र, इसको बोलते हैं समान निष्पादन वक्र। एक गति से सीखना, समान निष्पादन वक्र, सरल रेखीय तो बोलते ही हैं। इसी को कहते हैं समान उपलब्धि वक्र। बेटिया क्या पूछ रही हो? एस वक्र, मिश्रित वक्र, मिक्स्ड। सी है मिक्स्ड, या इसी को कहते हैं एस वक्र। जी नेक्स्ट। क्या पूछ क्या रही हो? नहीं, सी का नहीं है, डी का है, इसी का। बी में आ रहे हैं। कौन क्यों मतलब उन्नति ना होना। हाँ हाँ, इसको कहते हैं उन्नति का वक्र, इसको कहते हैं नतोदर। हाँ, मतलब उन्नति नहीं है। और आपसे सीधे 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उन्नति का वक्र है। ये बना होगा एबीसीडी का। हिंदी में सफल। हाँ, निष्पादन। हाँ, इक्वल रूप से सीखना, इक्वली सीखना। सबसे उपलब्धि, उपलब्धि। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए, क्या आपके साथ ये सारी स्थितियां होती हैं कि नहीं? आप शुरू में जब सीखने जाते हो तो बहुत तेजी से सीखते हो, सबसे अंतिम में कैसे सीखते हो? कुछ नहीं, बीच में आप मिश्रित होता है, कुछ सीखते हो, कुछ ये वाला मध्य वाला, कुछ सीखा कुछ नहीं, कुछ सीखा कुछ नहीं, कुछ सीखा कुछ नहीं। ठीक है, अब ये तो फिर विद्वानों की श्रेणी में हो। अगर आप लगातार सीखते चले जा रहे हो, समान उपलब्धि, एक समान, जैसे शुरू में सीखा था वैसे अंतिम तक सीखे, ये तो बिल्कुल नीड वाले हो सकते हैं जिनको ये लगा हो करो या मरो, कि अब की बार नहीं निकला तो जीवन खत्म। उनके अंदर बड़ी भयंकर मोटिवेशन होती है। वो इतने मोटिवेट होते हैं कि वो उनको खाना पीना भी नहीं दिखता। मैं तुम्हें बताऊं कि जब एक बार ऐसा समय आया लाइफ में मेरे कि मतलब एक कॉलेज को छोड़ा मैंने, कुछ फीस वूस का ये नहीं हो पाया था सिस्टम। तो मैं कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने जा रहा था, तो 66,000 रुपये फीस थी पर सेमेस्टर की, तो उसको छोड़ दिया। तो ये हुआ कि अब बीए करेंगे छोटी सी फीस में। तो पिताजी देने को तैयार थे, मैंने कहा नहीं, इतना नहीं, छोटी सी नौकरी थी पिताजी की। तो हमने कहा कि एक करेंगे तो अच्छी मतलब यूनिवर्सिटी से करेंगे, और मैंने तैयारी की डीयू की, हाँ, और बीएचयू की। मुझे ये लगा कि मुझे एडमिशन चाहिए और तो चाहिए। मेरा 1 साल खराब हुआ है पैसे की वजह से। शहर में अब मुझे रहना ही नहीं, इलाहाबाद में। अच्छा, हॉस्टल में मैं रहता था। उसके बाद मैंने तुम्हें मैं लिटरली बताऊं
कि उस समय वो जो लगभग 8 से 10 महीने का था समय, 16 घंटे, 14 घंटे इस तरीके से पढ़ाई होती थी। उस समय ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था कि गर्मी कुछ नहीं। उस समय तो लाइट भी नहीं थी, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ। आज से 10-20 साल पहले लालटेन मम्मी साफ करती थी, राखी जानती हो? राखी से उसका शीशा साफ करती थी या धुलती थी, और बिल्कुल मेरे लिए एक लालटेन मतलब व्यवस्था बना के रखे थे, और अपने कमरे में बैठते थे, तो देयर इज नो डिस्टर्बेंस। और वो रिंग वाली कॉइल लगाते थे, आती ना मोटीन। और भाई मैं तुम्हें बताऊं, मैं निकलता ही नहीं था रूम से। वो 10 महीना मुझे इतना स्ट्रांग किया, चाहे वो जीएस के फील्ड में हो या अन्य सब्जेक्ट। मतलब आप समझो कि दोनों जगह एडमिशन हुआ, डीयू में भी और बीएचयू में भी। लेकिन मैं पढ़ा कहाँ? फिर से वहीं इलाहाबाद में। बताएंगे तो फिर मैं कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में। और फीस बता दें, 1600 रुपये एक साल की। मैंने कहा कि पढ़ना जरूरी है। और जब जब मैंने पॉलिटी लिया ग्रेजुएशन में, तो पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। 5 देशों का संविधान उसी साल तैयार किया। आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयार किया। मतलब फिर दिमाग में ये आ गया कि यार अब तो सिविल करना है। फिर वही पढ़ाई शुरू शुरू किया। जब आपको बिल्कुल ये लग जाएगा ना कि मुझे ये करना ही है, तो फिर आपके लिए गर्मी, ठंडी, बरसात, भोजन, ये सब नौटंकीबाज लोग होते हैं। धूप बहुत है, फिर तुम धूप देखी ही नहीं हो। जाके किसान से पूछो धूप कैसे लगती है, क्या तुमको 15 मिनट धूप लग रही है? जाओ मिलो कभी किसानों से कि धूप क्या होती है। जिसके पापा मेहनत करते हो शारीरिक रूप से, ऑफिशियल वर्क ना करते हो, मिस्त्री हो, दुकान खोलते हो, किसानी करते हो, उनसे पूछो धूप कैसे लगती है। तुम टी शर्ट पहन के आए, हाथ दिखा रहे हो कि टैनिंग हो गई है। बाप का पूरा चेहरा टैनिंग में चला गया है। हैं? जब तुम इन इन सब चीजों को समझोगे ना, तो तुम्हारी कलम रुकने वाली ही नहीं है पढ़ने में। सब कुछ समझ में आएगा। सर जो आप पढ़ा दो, भूखे को सब खाना अच्छा लगता है, भूखा ड्रामा नहीं करता। जो खा पी के आए होते हैं वो पनीर अच्छी नहीं बनी है, ये नहीं अच्छा बना है। अगर तुम वास्तव में चाहे यहाँ आए हो नौकरी लेने, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें सब समझ में आएगा। तुम सहयोग करोगे हमारी पढ़ाई में। ठीक है सर, मैं अपने से कर लूंगा। ठीक है सर, मैं किताबों का नाम कल लिख के आऊंगा। ठीक है सर, आप इसको छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। नहीं आएगा तो हम आपसे कल पूछ लेंगे। मतलब आप मेरे सहयोग में रहोगे। जिसको नहीं पढ़ना है ना, वो मेरे विरोध में जाएगा। जैसे मैंने होमवर्क दिया, सर होमवर्क हो नहीं पाता है, आप ही करवाया करिए। एक शब्द से मैं तुम्हें पहचानता हूँ, एक शब्द से, कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। और जब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं किताबों का नाम नहीं लिखवा सकता? मेरे लिए 1 मिनट का काम है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी कुछ जगे, तुम भी कुछ सर्च करो। सर्च करोगे तो कोई एक ही चीज तो मिलेगी नहीं, और भी चीजें पढ़ोगे, और भी चीजें जानोगे। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही तुम्हें। लेकिन टोटल किसी पर डिपेंड होना ठीक नहीं है। आप हम ही पे डिपेंड हो जाओ, नहीं, आप भी कुछ काम करो, और वो करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक। वक्र के बाद 9वां क्या था सर? याद है कि नहीं आप लोगों को? चलो मैं दिखाता हूं। स्थानांतरण। वक्र के बाद क्या आएगा सर? स्थानांतरण। आइए, ओके। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, स्थानांतरण। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। अभी तुम लोग कहोगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यही स्थानांतरण है, ट्रांसफर। लेकिन अधिगम का स्थानांतरण अलग है। और अधिगम का स्थानांतरण तुम पढ़ लो 1 मिनट में। तुम हमसे कहोगे सर प्रकार आप छोड़ दो, प्रकार हम कर लेंगे। भाई प्रकार में क्या पढ़ना है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, यही 3 आते हैं।
या सकारात्मक के 4 प्रकार हैं। सकारात्मक के कितने प्रकार हैं? ये आ जाएंगे। है तो सकारात्मक ही ना सब, पार्श्विक, द्विपार्श्विक ऐसे करके हैं। लेकिन मेन है सकारात्मक को समझना, मेन है नकारात्मक को समझना, मेन है शून्य को समझना, और उससे भी मेन है स्थानांतरण को समझना। कोई मुझे बताना चाहेगा अपनी दिल की इच्छा कि स्थानांतरण किसे कहते हैं? परिस्थिति में सीखा हुआ जो अधिगम हो सके दूसरी परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर सके, ठीक है, आंसर करते वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वास्तव में यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है सर? कि और सरल में आओ, परिस्थिति छोड़ दो। आप जैसे कुछ घबराओगे ना परिस्थिति वर्ड से, मैं और सरल बताता हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप जगह बोल दो, परिस्थिति बोल दो। मैं जो बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं किसी समय में जो भी आपने सीखा हो उसे किसी अन्य समय में वक्त आने पर यूज करना स्थानांतरण कहलाता है। सर एक उदाहरण बताओ, क्योंकि बातें उदाहरण से ज्यादा क्लियर होती हैं। आप परिस्थिति भी सही है, स्थान भी सही है और समय भी सही है। आप तीनों चीजों का यूज कर सकते हो। क्या क्या भैया? आप परिस्थिति भी यूज कर सकते हो, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अधिगम दूसरे में यूज करना। आप स्थान भी लिख सकते हो, किसी एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे स्थान पर प्रयोग। आप समय भी लिख सकते हो कि किसी समय में जो कुछ आपने सीखा हो अगर भविष्य में कहीं वो प्रयोग में आ रहा है तो इसी को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। सपोज दैट कि आपका गांव नदी के किनारे है और तैरना, नदी में छलांग लगाना, नदी में कूदना आपके लिए आम बात है। क्या मेरे लिए आम बात है जो नदियों से बहुत दूर है? नहीं, मेरा मतलब जो नदियों से दूर है। एक प्रश्न, स्कूल का टूर गया, स्कूल का टूर गया और बस से सब बच्चे गए नदियों के किनारे घूमने। एक कोई बच्चा गलती से डूबने लगा। किसी टीचर को तैरना नहीं आता, किसी बच्चे को तैरना नहीं आता, केवल केवल उसी बच्चे को आता है जिसका घर कहाँ था। उसने तुरंत छलांग लगाई और चुटिया पकड़ के। अब तुम्हें समझ में आया कौन डूब रहा था? अच्छा बताओ, क्या किसी समय में जो उसने सीखा था क्या किसी मुसीबत में काम आया कि नहीं? अच्छा, ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव? तो ये कैसा स्थानांतरण? सकारात्मक। सक का क्वेश्चन कर रही हो तुम? ऐसे ही चला करो, एकदम अपोजिट। हम कहें कि उत्तर में चलो तो तुम तो कहते हैं उत्तर में काहे रोक रहे हैं। हम अब ये पूछो पहले, ये बता दें। स्थानांतरण चाहे जहां से क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं कि चाहे जहां से क्वेश्चन करो, अगर हूबहू नहीं आया होगा तो तुम मुझे बताना, ठीक है? देखो, मेन चीज विद्यार्थी को समझना है, और जिस विद्यार्थी के अंदर समझ आ गई, इस दुनिया में किताबें उसके लिए नहीं है। किताबें उसके लिए हैं जो रट्टू वाले हैं, जिनको रटना काम है। तुम्हें मैं समझा रहा हूं, तुम्हें मैं बता रहा हूं, आए क्वेश्चन जहां से आना हो आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? क्या होता है पॉजिटिव का मतलब? किसी समय में ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके बोलो कि सर हमने 2005 में तैरना सीखा था और उसका उपयोग मैंने 2015 में किया। और कैसे किया? सकारात्मक रूप में, किसी की जान बचाई। सपोज दैट आप कहीं गए हैं कुल्लू मनाली वगैरह घूमने, नदी के तालाब के ऊपर से जा रहे हैं, पुल टूट गया। ऐसा ना हो कभी, पूरी बस डूब गई, आप खिड़की से निकले निकल के आए बाहर, टॉवेल लगे पहुंच रहे हैं ना, बाकी बस अंदर चली गई है। आप बचे केवल
आंखों देखी हाल बताने के लिए है। मीडिया वाले आपसे खूब पूछ रहे हैं, आपने कहा ना ना, ये मैं बचाया नहीं हूं, मैं बचा नहीं हूं। इसको कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। इसको क्या कहते हैं? आप खाना बनाना यहाँ सीखे हो, कभी जीवन में विकट परिस्थिति आई, आपने होटल खोल लिया। क्या ये सकारात्मक है कि नहीं? आप घर पे ऐसे ही कहते थे, मम्मी ले आओ पोहा बनाए हम, मम्मी ले आओ हम पोहा बनाए। आपके जीवन में कभी ऐसी विकट परिस्थिति आई, आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का अपना खुद का होटल खोल लिया, रोज 10,000 15,000 कमा रहे हो। तो क्या एक समय में सीखा हुआ कोई ज्ञान दूसरे समय में काम आ रहा है कि नहीं? आपको साइकिल चलाना आता है, आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, आप किसी की साइकिल चुरा के लेके भाग गए। ये भी तो पॉजिटिव है। यानी उद्देश्य भी देखा जाता है कि किसी को नुकसान, कि पता लगा तुम अपने सीखने का प्रयोग साइकिल लेके भागने में कर रहे हो। मान लो किसी का फोन किसी ने छिना लिया, बगल में साइकिल खड़ी थी, तुम साइकिल से दौड़ा के उसका फोन ले आके दिए, तो ये पॉजिटिव है। पता लगा साइकिल से किसी का फोन लेके भाग गए। बाइक इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम मोबाइल छीन सकें, सकारात्मक ही तो है, नहीं है? अरे यार, एक समय में सीखा था हमने, दूसरे समय में काम आ रहा है। तुम्हें भाव भी पता हो। तुम्हें क्या पता होना चाहिए? भाव। ये किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें भाव। अब पूछ लेगा वो, हाँ अच्छा ठीक है, क्या नाम बताई थी अपना? रुचि। पढ़ने में तुम्हारी रुचि है, मैं जानता हूं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि उसको फिर से समझाइएगा, तो एक लाइन मेरी सुन लो, जब कभी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे तो जरूर आइएगा, ठीक है। तो उसमें हिंज की कहानी नैतिक विकास से है, और 3 अवस्थाएं हैं, कोहलबर्ग ने बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हिंज, वेट, हिंज एक नौकर है कोहलबर्ग के यहाँ। हाँ, नौकर है। कोहलबर्ग ने कहा कि हिंज बहुत ईमानदार आदमी है, उसने अपने जीवन में कभी गलत नहीं किया है। डन। एक बात, अचानक उसकी वाइफ बीमार होती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी वाइफ को मरने दे, या तो चोरी करे। और चोरी करेगा तो जीवन भर का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, या तो वो अपनी वाइफ को जिंदा रखे। काफी देर तक वो उलझन में था, और उलझन को ही कहते हैं नैतिक दुविधा। क्या कहते हैं? और जब उसने ये सोच लिया कि मुझे चोरी करना है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं? नैतिक। डन। उसने भी डिसाइड किया कि हमको चोरी करना है। अब कोहलबर्ग के सामने एक प्रश्न था कि उसको दोबारा नौकरी पर रखे कि नहीं। तो कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया कि विकट परिस्थितियों में, अपोजिट परिस्थितियों में, अगर कोई गलत काम किया जाए किसी के जीवन की रक्षा के लिए, तो नैतिकता में ही आता है, न कि अनैतिकता में। बात क्लियर है? तो कोहलबर्ग क्या हुआ, नैतिक कि अनैतिक? नैतिक। बस। आइए, तो किसी परिस्थिति में, किसी स्थान में, किसी समय में अगर कुछ आपने सीखा है और उसका उपयोग सकारात्मक रूप से कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक, ठीक है, ओके। अच्छा, मान लीजिए कि कभी आपने कुछ सीखा हो और वर्तमान में कुछ सीख रहे हो, तो दोनों लड़ जा रहे हो आपस में, दोनों का टकराव हो रहा है, दोनों साथ न चल रहे हैं, दोनों आपस में आमने सामने टकरा जाएं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कि आपने टाइपिंग सीखी है इंग्लिश वाली, बहुत अच्छी कर लेते हो सब लोगों ने, और किसी एग्जाम में उसने कहा कि हिंदी की टाइपिंग करनी है। अब आप जब सीखने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी आदत कहाँ है? अब उसी ABCD में याद करना है हिंदी, क्योंकि हिंदी तो हिडन होती है ना। अब उसी में आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि यार दोनों चीजें टकरा रही हैं आपस में, दोनों चीजें। जैसे एक व्यक्ति बैडमिंटन खेलता हो,
और एक व्यक्ति हॉकी खेलता हो, तो उसकी आदत तो हॉकी वाली उड़ा के मारने की है, मतलब टेबल पे गिरना चाहिए। बैडमिंटन किसको बोलते हैं? चिड़िया वाले को कि बॉल वाले को? और हॉकी, टेबल टेनिस, ठीक है। तो मेरा जो था वो टेबल टेनिस और हॉकी वाला था, सॉरी बैडमिंटन वाला था। टेबल टेनिस और बैडमिंटन। किसी को अगर बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा आता हो और उससे कहा तो टेबल टेनिस खेलो, क्योंकि बैडमिंटन स्वतंत्रता है और टेबल टेनिस अनुशासन है। तुम्हें उतना ही करना है जितने पे वो टेबल पे गिरे। और पता लगा बिल्कुल उड़ा के मार रहे हैं, गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। तो दोनों में अंतर है ना, एक अनुशासन सिखाता है और एक स्वतंत्रता। अब दोनों के गेमर आप बनना चाहते हैं, दोनों के प्लेयर बनना चाहते हैं, तो टकराव होगा। जैसे संस्कृत में ग्रामर आप पढ़ लीजिए और हिंदी में पढ़िए, तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां तुम कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। बात टॉपिक की नहीं करेंगे, एक बात बता रहे हैं, कभी कभी हिंदी संस्कृत में सहयोग भी देती है तो सकारात्मक हो जाएगी। प्रश्न क्या पूछता है वो, ठीक है। शून्य वाला क्या होता है बताइए आप? यहां पे लिख लेना सहयोग नहीं। यहां क्या लिख लोगे? किसी समय में जो आपने सीखा है, वर्तमान में जो कुछ सीख रहे हो उसमें सहयोग। ऊपर क्या है? सहयोग। किसी समय में आपने जो कुछ सीखा था, वर्तमान में वो क्या कर रहा है? सहयोग। किसी समय में आपने जो सीखा था वो वर्तमान में सहयोग नहीं कर रहा है बल्कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसका की पॉइंट क्या है? बाधा उत्पन्न। इसका क्या है? शून्य नाम ही है इसका। ना तो सहयोग ना तो बाधा। जैसे जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और उसके जस्ट बाद आपकी सोशल साइंस की क्लास लग जाए, ठीक है सर, मैथमेटिक्स का सोशल साइंस से क्या लेना देना सर? कोई सहयोग है ना, कोई बाधा है ना। लेकिन अगर आप कक्षा 8 में ट्रांसलेशन पढ़े हो, 9 में, और बोर्ड के एग्जाम में ट्रांसलेशन आया और आपने कर लिया, तो ये क्या है? ये सकारात्मक। छोटी क्लास में सीखा गया ज्ञान बड़ी क्लास में, मतलब और एक नया वर्ड सीख लो कि पास्ट में जो कुछ भी आपने सीखा हो उसका यूज कहां करना? प्रेजेंट में। या अगर यूज हो रहा है पॉजिटिव, अगर पास्ट में जो आपने सीखा है वो दुविधा उत्पन्न कर रहा है, ना सहयोग। बात क्लियर है? आपका होमवर्क है इन चारों का नाम लिख के आना। मैं समझाऊंगा, केवल नाम लिख के आना, पढ़ना नहीं। देख के समझ जाओगे वहां भी सहयोग ही चल रहा है, वहां भी सहयोग ही चल रहा है। पार्श्विक द्विपार्श्विक और कैसे है सब। चले आगे बढ़े। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, जरा मुझे बताओ कि आगे क्या पढ़ना है मुझे। अधिगम के प्रकार छोड़ दीजिए उसको, तो बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों की। प्रकार में थोड़ा सा समय लगेगा, तो 2 मिनट में नहीं होता, तो उसके लिए हमको 15 मिनट चाहिए। 8-10 प्रकार हैं, तो एक हेडिंग वेटिंग में डाल दीजिए। जब कभी क्लास लगेगी तो मैं आपको आते ही अधिगम का प्रकार पढ़ा दूंगा। 10 प्रकार हैं, तो मुझे समय चाहिए थोड़ा सा। उसी में गैने को भी पढ़ाएंगे, सोपान सिद्धांत 8 प्रकार। ठीक है, तो हमको एक क्लास या आधे घंटे की क्लास चाहिए, तो अभी मैं उसको वेटिंग में डाल दे रहा हूँ। आप लोग मुझे बताना कि सर एक हेडिंग वेटिंग में है, ठीक है, बाद में करेंगे उसको। सर प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। डन। मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को ये ना लगे कि अधूरा है कोई टॉपिक। यहाँ तक मैं पूरा करके जा रहा हूँ, ठीक, कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूँ। तो कारक में क्या आएगा सर? सबसे पहला 2 ही कारक होते हैं, एक होता है वंश और एक होता है
वातावरण। ठीक है, मतलब वंश में क्या है सर, अगर आपके घर में किसी का भी IQ अच्छा नहीं है तो ये भी एक देन है फैमिली की कि बच्चे का भी IQ अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपके यहाँ किसी को भी मैथमेटिक्स नहीं आती तो 70-80% चांस है कि आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आएगी। यानी सीखना वंश पर भी निर्भर करता है। एक बात, जनरली आप देखना कि क्रिकेटर के बच्चे क्रिकेटर होते हैं, एक्टर के बच्चे एक्टर होते हैं। वहां कौन सी भूमिका होती है? वातावरण की। वातावरण में आपकी बीमारी, अच्छा एक बार बताओ कि क्या बीमारी आपके अधिगम को प्रभावित करती है कि नहीं? बिल्कुल करेगी। बुद्धि, अभिप्रेरणा, रुचि, मतलब आप ये समझो कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। पाठ्यक्रम जरूर करेगा, टीचर के पढ़ाने का तरीका, तो इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया, मोबाइल फोन सब प्रभावित करते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि जो भी चीज पॉजिटिव होगी वो प्रभावित करेगी। ठीक है, छोटा सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सबसे कम प्रभावित करेगा? बीमारी, वातावरण, किताबों की मोटाई या छोटा पाठ्यक्रम? इसके लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि 5 साल बाद पेपर बन रहा है। अब 5 साल बाद जब पेपर बनेगा तो पहले जैसा नहीं बनेगा, पहले जैसा नहीं बनेगा। वो बिल्कुल खेलेंगे इस बार तुमसे, पूछेंगे वही लेकिन अलग तरीके से। अभी तो तुम क्या पढ़ रहे हो? प्रभावित करने वाले कारक। वो तुमसे पूछेगा कौन प्रभावित, बताओ। तुम रटे हो कि प्रभावित करने वाले कारक ले ले ABCDEFG। वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन प्रभावित। तुम पढ़ के जाओगे ब्रूनर के 3 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ब्रूनर के सिद्धांत की नहीं है। करो, अब तुम करके दिखाओ हमें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे के द्वारा नहीं लिखी गई है? 3 ठो उनकी किताब, 1 ठो हमारी। तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो बनाते हैं तो अपने दिल पे मतलब पत्थर रखते हैं क्योंकि ये बच्चों का अन्याय है। ठीक है, ऐसा प्रश्न केवल 4 या 5 आता है बस। किसी भी एग्जाम में कितना आता है? 4 या 5। आपका टारगेट हो कि 30 में 28 CDP, EVS भी मेरे से ही चलेगा तो आप 25+ मानिए। EVS, मैथमेटिक्स आप जिसकी अच्छी हो 25 ले लो, जिसकी नहीं अच्छी हो एवरेज मैंने लिखा है 20+। आप क्या बचा? इंग्लिश, हिंदी। हिंदी में तो बिल्कुल तुमको 30 में 30 लाना है। अब तुम कहोगे सर 30+ कहाँ से आ जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा सुधार कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़बोलापन नहीं, यहां भी लिख देता हूं। और इंग्लिश में भी बताओ कितना हुआ। तो बस संस्कृत का भी 20+ जोड़ लो आप। जैसे मैं डर बताता हूँ कि अंग्रेजी से बच्चों को डर बहुत होता है। ठीक है, जो लिए हैं वो 25 ले आओ, 30 ले आओ आप। मैं मिनिमम लिखा, ठीक है, इसको भी 25 कर लो जब मिनिमम ही चल रहे हो। बताओ कितना हुआ? कैसे 125 हो गया? जैसे मुझे बिल्कुल जोड़ना भी नहीं आता, अरे गणित नहीं आती है। 100 सही लिखा है। आपका टारगेट ही हो 115 नंबर से ज्यादा। 120 ले आइए, 115 ले आइए, 118 ले आइए। मैडम 110 के नीचे तो आप सोचना ही नहीं, और जो सोच रहा है वो गड़बड़ जा रहा है। 110 के नीचे किसी का नंबर आना ही नहीं चाहिए। अभी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, आप परेशान मत होइए। आप यहीं से 25-30 पेपर देके जाओगे और उसी लेवल का। ठीक है, तुम कसम खाओ कि हम पास नहीं होंगे, हम कसम खाएंगे कि हम तुम्हें फेल नहीं होने देंगे। देखते हैं किसी कसम काम आती है। ठीक है, चलो इतना रखते हैं।
जो लोग नए आए थे क्या नाम था? गौरव, गौरव, अनुभव। समझ में आया भैया आप लोग? लेना